नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, तो जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और पहला टॉपिक है मेंडलवाद। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मेंडलवाद क्या है, किसने दिया, ठीक है, कौन कौन से इसके नियम हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो मेंडलवाद है किसे कहते हैं। तो शुरुआत में क्या था कि एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अपने प्रयोग किए थे। वो क्या है, चर्च में पादरी थे और पादरी रहते हुए उन्होंने मटर के पौधे पर अपने कुछ प्रयोग किए थे। ठीक है, मतलब जनरली वो वहां रहते हुए मटर के पौधे कुछ उगा देते थे, तो कुछ बदलाव देखे उन्होंने वहां पर। ठीक है, और उन्हीं का वो लगातार अध्ययन करते हुए गए कि ये जो बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, पुष्प के रंग में, ठीक है, जो मटर का दाने होते हैं उनमें, मटर की फली में, ये क्यों आ रहे हैं। उसी के आधार पर उन्होंने अपने प्रयोग किए और उनके परिणाम प्रदर्शित किए। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस वजह से वो सब चीजें घटित हुई और उन्हीं के प्रयोगों को क्या कहा गया, मेंडलवाद कहा गया। यानी मेंडल के जितने भी नियम थे, उसकी खोजें थी, उन सबको संयुक्त रूप से क्या बोल दिया गया, मेंडलवाद कहा गया। तो सबसे पहले मेंडल के बारे में जानते हैं कि मेंडल कौन थे, और कहाँ जन्मे थे। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति हैं, ये कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका नाम तो था जॉन मेंडल, लेकिन ग्रेगर क्या थी, एक उपाधि थी। ठीक है, और ये क्या थे, चर्च में एक पादरी के पद पर थे वहां पर। ठीक है, तो बात करें इन्हें, तो इनको किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, यानी आनुवांशिकी के पिता के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए, और बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। इनका जो जन्म है वह ऑस्ट्रिया में हुआ। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो हुआ था 22 जुलाई 1822 में। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को कहां पर, ऑस्ट्रिया में हुआ। और जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी इनकी 6 जनवरी 1884 को। और उस मृत्यु का जो कारण था वो थी ब्राइट डिजीज। ठीक है, जो कि इनके गुर्दे से संबंधित बीमारी होती है। ठीक, और मेंडल ने जो अपने काम किए थे, यानी इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे, उसके लिए इन्होंने जिस पादप का चयन किया था उसे हम क्या बोलते हैं, उद्यान मटर कहते हैं। ठीक है, तो उद्यान मटर पर इन्होंने अपने कार्य किए थे। और उद्यान मटर का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, पाइसम सैटाइवम। तो ये उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम होता है। अब जो मेंडल है, मेंडल के बारे में देखो, जन्म हो गया इनका ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और ये क्या थे, चर्च में एक पादरी थे। और उन्होंने जो अपना काम किया था वो किस पर किया था, उद्यान मटर पर कार्य किया था। इसी उद्यान मटर को किस नाम से जाना जाता है, पाइसम सेटाइवम के नाम से जाना जाता है। पाइसम सेटाइवम। ठीक, और इन्होंने जो मटर पर अपने कार्य किए वो 1857 से लेकर के 1865 तक अपना कार्य किया। ठीक है, तो 1857 से लेकर के 1865 तक इन्होंने मटर के ऊपर पूरा अध्ययन किया। उनका एक जो भी रिजल्ट या जो उनके क्रमवार उन्होंने जो अध्ययन किया, क्रमवार, वो सब इन्होंने लिखित में रखा। और फिर 1866 में इन्होंने उसको कुछ पत्रिका में प्रकाशित करवाया। ठीक है, तो उन्होंने प्रकाशित कब करवाए अपने जो प्रयोगों के जो परिणाम थे, 1866 में। ठीक है, जो भी निष्कर्ष निकले थे, रिजल्ट निकले थे,
उनको उन्होंने 1866 में प्रकाशित करवाया। लेकिन इनके जो परिणाम थे उन पर किसी का ध्यान नहीं गया, यानी इनकी जो खोज थी उस पर लोग ध्यान नहीं दे पाए। उसके कुछ कारण थे। एक तो ये था कि इनके जो परिणाम थे या इन्होंने जो अपने रिजल्ट बनाए थे वो उस समय जो गणितीय रूप से कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट थे। ठीक है, क्योंकि गणितीय रूप उनमें ज्यादा था, गणित ज्यादा थी, तो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुए, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, समझने लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे। और दूसरा कारण ये था कि उसी समय डार्विन की एक पुस्तक थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो उस पर, क्योंकि वो उस समय के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो उस पर सभी लोगों का ध्यान था। तो इन्होंने जो अपने रिजल्ट प्रकाशित किए उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ठीक है, तो ये दो इसके मुख्य कारण थे। एक तो डार्विन की पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उस पर सभी लोग बातों करने में या उसको समझने में लोग बिजी थे, व्यस्त थे ज्यादा। और दूसरे इनके जो प्रयोग थे, जिन किसी ने भी ध्यान दिया तो उनको समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, कि ये क्या कर दिया है, कुछ समझ में उनको बैठा नहीं, क्योंकि वो समझने में कठिनाई थी, गणितीय रूप ज्यादा था, इस वजह से। तो इस वजह से उस समय इनके जो प्रयोग के रिजल्ट थे वो दबे रह गए, लोगों को ध्यान नहीं गया। फिर मेंडल के जैसे ही प्रयोग अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग देशों में रहते हुए किए। ठीक है, यानी सन 1900 में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोगों के रिजल्ट प्रकाशित करवाए। तो उनके जो रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट बिल्कुल मेंडल के जिस तरह से रिजल्ट थे, परिणाम थे, उसके समान थे। तब लोगों का ध्यान गया कि भाई ये जो आज वैज्ञानिक या जो लोग ये रिजल्ट अपने प्रकाशित करवा रहे हैं वो कौन कौन से थे। जैसे ह्यूगो डिब्रीज थे, ठीक है, एरिक वॉन शेरमार्क थे, और एक कार्ल कोरेंस। इन लोगों ने जो अपने परिणाम दिए, इनके जो परिणाम थे, क्योंकि अलग अलग देश से संबंधित थे, इन्होंने अपने अपने अलग रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने परिणाम प्रकाशित करवाए। लेकिन इनके परिणाम जो थे, जो रिजल्ट थे, वो बिल्कुल मेंडल के जो निष्कर्ष थे उनसे मैच खा रहे थे। तो लोगों का ध्यान गया कि भाई जो रिजल्ट आज ये लोग दे रहे हैं सन 1900 में, उस तरह के रिजल्ट तो, यानी उस तरह के प्रयोग तो मेंडल आज से 34 साल पहले 1866 में ही प्रकाशित करवा चुके हैं। तो तब लोगों का ध्यान गया मेंडल के निष्कर्षों पर, और इसी चीज को कहा गया पुनर्मेंडलवाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पुनर्मेंडलवाद किसके द्वारा दिया गया। पुनर्मेंडलवाद दिया गया तीन वैज्ञानिकों के द्वारा। कौन कौन से थे? कार्ल कोरेंस, हुगो डीब्रीज और एरिक वॉन सेमार। अब जो कार्ल कोरेंस थे ये जर्मनी के थे, और इन्होंने जो अपना कार्य किया था, जिस तरह से मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे? पाइसम सैटाइवम पर किए थे, मटर के पादप पर किए थे। उसी प्रकार से कार्ल कोरेंस ने जो अपने प्रयोग किए थे वो मक्का के पौधे पर किए थे। और जो ह्यूगो डीब्रीज थे, जो कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। इन्होंने जो अपने प्रयोग किए वो एक पेमरोज, जो पुष्पीय पादप होता है, उस पर किए थे। और एरिक वॉन सेरमार्क, जो कि ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है, जहां से मेंडल संबंध रखते हैं, तो इन्होंने जो अपने प्रयोग किए वो विभिन्न पुष्पीय, अलग अलग प्रकार के पुष्पीय पादपों पर किए थे। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग पादपों पर प्रयोग करते हुए जो रिजल्ट प्राप्त किए वो मेंडल ने जिस तरह से मटर के पादप पर, पाइसम सैटाइवम पर कार्य करते हुए प्राप्त किए, उसी प्रकार के रिजल्ट प्राप्त किए। ठीक है, तो इसीलिए इन इन्होंने जो खोज की, ठीक है, इन्होंने जो अपने रिजल्ट दिए उसी को क्या कहा गया? पुनर्मेंडलवाद कहा गया। यानी जो मेंडल ने जिस तरह के परिणाम दिए थे उसी तरह के, मेंडल के जैसे ही परिणाम इन्होंने दिए। यानी मेंडल का ही दोबारा से क्या कर दिया उन्होंने? नियमों को, जो परिणाम थे उनको वापस से दिया, इसलिए इसको कहा गया पुनर्मेंडलवाद। तो पुनर्मेंडलवाद कब दिया गया? सन 1900 में दिया गया। ठीक, पुनर्मेंडलवाद कितने वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया? तीन वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। अलग अलग पौधों पर प्रयोग करते हुए दिया गया। अलग अलग देशों के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर बात आती है कि जो मेंडल था उसके प्रयोग कितने वर्षों तक परिणामों पर लोगों का ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, या फिर उसके प्रयोगों के कितने साल बाद पुनर्मेंडलवाद दिया।
तो उसका आंसर आता है 34 वर्ष। ठीक है। तो मेंडल के निष्कर्षों के प्रकाशित होने के 34 वर्ष बाद पुनर्मेंडलवाद दिया गया, या 34 वर्षों तक उसके जो प्रयोग थे या उनके जो परिणाम थे वो दबे रहे। ठीक है। और उसकी मृत्यु के कितने साल बाद पुनर्मेंडलवाद दिया गया? मेंडल की मृत्यु के, ये तो हो गया उसके निष्कर्ष देने के कितने साल बाद पुनर्मेंडलवाद दिया गया, क्योंकि 1866 में दिया गया मेंडल ने अपने प्रयोग मेंडलवाद जो दिया, अपने प्रयोगों के जो परिणाम दिए, निष्कर्ष दिए, उसको तो बोल दिया गया मेंडलवाद। तो यहां से पूछ सकता है कि मेंडलवाद कब दिया गया, क्योंकि मेंडलवाद तो मेंडल के नियम थे, ठीक है, उसके निष्कर्ष थे। तो मेंडलवाद कब दिया गया? 1866 में। और पुनर्मेंडलवाद कब दिया गया? सन 1900 में। अब मेंडल की मृत्यु के कितने समय बाद पुनर्मेंडलवाद दिया गया? तो मेंडल की मृत्यु कब हुई? 1884 में। तो 1900 और 1884 में कितना डिफरेंस है? 16 साल का। तो मेंडल की मृत्यु के 16 साल बाद पुनर्मेंडलवाद दिया। ठीक है। तो यहां पर इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो हम एक यहां लिख सकते हैं, मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष बाद पुनर्मेंडलवाद दिया गया। ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए वो किस तरह से किए। ठीक है। और मेंडल ने जो मटर के पादप का चयन किया, ठीक है, उसका कारण क्या था? ठीक है। और क्यों मेंडल को सफलता मिली? क्योंकि इसी तरह से प्रयोग अन्य लोगों ने भी किए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। उसके भी कुछ कारण थे। ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखो, कार्ल कोरेंस ने जो मेंडल के निष्कर्ष थे, जो भी उसने मेंडलवाद दिया, उसको कितने भागों में बांटा? दो भागों में या दो नियमों में बांट दिया। पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। और मेंडल की जो सफलता है उसका जो कारण है वो क्या, कौन कौन से हैं? एक तो ये था कि जो मेंडल है, ठीक है, उसने मटर के पादप का चयन किया। और मटर के पादप के चयन करने से क्या लाभ मिला? कि मटर का पादप होता है 1 वर्ष, 1 वर्षीय, यानी 2 से 3 माह में ही उसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तो जल्दी जल्दी परिणाम मिल जाते हैं। तो रिजल्ट्स को लिखने में आसानी रहती है, प्रयोग के रिजल्ट्स आने में ज्यादा समय नहीं लगता। ठीक है। 1 वर्षीय पादप होता है, जीवन चक्र 2 से 3 महीने का होता है। और मटर के पौधे में जो विपरीत विभेद के लक्षण हैं, यानी जो पौधे में जिन लक्षणों को हम आसानी से देख सकते हैं और उनको हम अनुभव कर सकते हैं, तो जो विपरीत विभेद के या विपर्यासी लक्षण थे वो अधिक स्पष्ट थे इसमें, मटर के पौधे में। बात करेंगे कौन कौन से लक्षण थे जो मेंडल ने चुने थे। 7 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षण मेंडल ने चुने थे। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि मेंडल ने कितने जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों, मटर में कितने जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने मटर में 7 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों का क्या किया था? अध्ययन किया। और जो मटर का पादप होता है, सामान्यतः प्राकृतिक रूप से उसमें स्व परागण होता है, क्योंकि वो उसमें द्विलिंगी होता है। ठीक है। उसमें नर जो पुंकेसर है और स्त्री केसर दोनों ही उसमें उपस्थित होते हैं। तो जो मटर का पौधा है उसमें सामान्यतः क्या होता है? स्व परागण। लेकिन पर परागण भी कराया जा सकता है। तो एक इसके लिए एडवांटेज रहा मेंडल के लिए। और मेंडल ने क्या किया था कि जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त की थी वो पर परागण से प्राप्त की थी। और इसके बाद की जितनी भी अन्य पीढ़ियां थी वो मेंडल ने स्व परागण के द्वारा प्राप्त की थी। ठीक है। किस तरह से, आगे बात करेंगे हम। और मेंडल ने एक बार में या एक समय में केवल 1 जोड़ी या 2 जोड़ी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था। ये इसका विशेष एडवांटेज था। ठीक है। जो कि कुछ हम अन्य अपवाद पढ़ेंगे, तो उस वजह से क्या है कि मेंडल फेल नहीं हुआ, या फिर उसको जो जैसे संलग्नता थी वो प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि मेंडल ने केवल एक बार में 1 जोड़ी या 2 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों का अध्ययन किया। जबकि कुछ लोग क्या कर रहे थे कि उन्होंने ऐसे पौधों का चयन किया जिनका जीवन चक्र बहुत बड़ा था,
या जिनमें केवल स्वपरागण पाया जाता, पर परागण नहीं करा सकते थे। ठीक है। या फिर मतलब उन्होंने एक साथ बहुत सारे विपरीत विभेद के लक्षणों का अध्ययन किया था, ये अन्य लोगों की असफलता के कारण बने थे। जबकि मेंडल ने इस तरह से प्रयोग किए तो मेंडल सफल रहा। ठीक। तो आगे बात करते हैं मटर से संबंधित। देखो, तो मेंडल के द्वारा जो 7 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों का चयन किया गया वो कौन कौन से थे। ठीक है। सबसे पहले बात करें हम, पहला है पादप की लंबाई। नंबर 1 कौन सा हो गया, पादप की लंबाई। और जो पादप की लंबाई है, ठीक है, इसमें जो लंबेपन का कैरेक्टर होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, और जो बौनेपन का लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण होता है। इसी तरह से दूसरा जो लक्षण था वो था पुष्प की स्थिति, यानी पुष्प कहाँ रहेगा। पक्षीय का मतलब है कि अंत में, जैसे मान लो कि ये पौधा है, ठीक है, ये इसकी डाली है, अब पुष्प एक तो बन रहा है बिल्कुल लास्ट में जाकर के। ठीक है। इसको तो बोलेंगे हम पक्षीय, या फिर जो ये डाल बनी इसके लास्ट में जाकर के हो गया, तो ये पुष्प तो कौन सा कहलाएगा, सॉरी, कक्षस्थ और शीर्षस्थ। ठीक है। इसको हम इस तरह से बोलेंगे, यानी इस तरह से डाल यहां से छठी, तो यहां पर जो इसकी कलिका निकलेगी, पुष्प बनेगा, वो कहां से, इसकी कक्ष से निकलेगा। ठीक है। यहां से दूसरी डाल छठी, तो इस दोनों की जो ब्रांचिंग हो रही है उस जगह से पुष्प निकलता है। तो एक तो ये स्थिति होती है पुष्प की, और दूसरी होती है बिल्कुल लास्ट में जाकर के, इस तरह से ये पौधा है, इसके लास्ट में जाकर के पुष्प लगेगा, या फिर यहां से कोई डाली छठी है तो वहां लास्ट में जाकर के पुष्प लगेगा। जैसे यहां पर बात करें हम पुष्प की, तो कहाँ गया पुष्प का कैरेक्टर इसमें, देखो, ये वाला, ये तो हो गया टर्मिनल, यानी बिल्कुल लास्ट में जाकर के पुष्प लग रहे हैं। और तटस्थ यानी हर एक जहां से डाल बन रही है वहां से पुष्प क्या है, छट रहा। ठीक है। अगला है पुष्प का रंग। पुष्प के रंग में प्रभावी कैरेक्टर कौन सा है। यदि पुष्प के रंग की हम बात करें तो कौन सा रंग प्रभावी रहेगा पुष्प के रंग का, कौन सा अप्रभावी रहेगा। तो पुष्प के रंग की बात करें तो बैंगनी रंग का जो पुष्प है वो प्रभावी रहेगा, जबकि सफेद रंग का जो पुष्प है, पुष्प का सफेद रंग कैसा रहेगा, अप्रभावी रहता है। नेक्स्ट, फली की आकृति, की जो फली है यदि फूली हुई है तो वो प्रभावी कैरेक्टर है, और सिकुड़ी हुई है, ठीक है, यानी वो पिचकी हुई है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कौन सा कैरेक्टर रहेगा, उसका अप्रभावी कैरेक्टर रहता है। तो मटर के पौधे में जो फली की आकृति में कौन सा लक्षण प्रभावी होता है, तो फली का फूला होना प्रभावी लक्षण है, और फली का पिचका होना अप्रभावी लक्षण होता है। इसी तरह से फली के रंग की बात करें तो फली का रंग यदि हरा है तो वो उसका प्रभावी कैरेक्टर है, और यदि पीला है तो वो उसका अप्रभावी कैरेक्टर होता है। इसी तरह से बीज की आकृति की बात करें, जो मटर का दाना है वो बिल्कुल राउंड है, गोल है, वो उसका प्रभावी कैरेक्टर है। और झुर्रीदार है यानी पिचका हुआ है, ठीक है, जगह जगह कैसा होता है, पिचका हुआ होता है, तो वो कैसा है, अप्रभावी लक्षण होता है। और अगला है 7वें नंबर का जो विपर्यासी लक्षण है, बीज पत्र का रंग। ठीक है। तो बीज पत्र के रंग से क्या मतलब है कि जो, क्योंकि जो मटर एक तरह से क्या है, द्विबीज पत्री है, ठीक है, तो उसके जो अंदर से जो उसका कलर है, ठीक है, तो अंदर से जो दोनों उसके जैसे इस तरह से गोल गोल चने का होता है ना पीला, इस तरह से उसके जो दोनों दाने होते हैं, यदि ये पीले रंग के हैं तो वो उसका प्रभावी कैरेक्टर, और यदि वो हरे रंग के हैं तो कैसा है, वो अप्रभावी कैरेक्टर होता है। तो ये होते हैं जो क्या नाम है, मटर के विपरीत विभेद के लक्षण। तो इस तरह से यहाँ हमने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर रखे हैं ये। ठीक है। तो सभी सातों कैरेक्टर की कौन से डोमिनेंट हैं यानी प्रभावी हैं, और रिसेसिव यानी अप्रभावी। तो अप्रभावी को बोल देते हैं हम रिसेसिव, और प्रभावी को हम बोल देते हैं डोमिनेंट। तो पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज पत्र का रंग, ये जो
सातों विपर्यासी विपरीत विभेद के लक्षण हैं, इन्हीं का मेंडल ने अध्ययन किया था। ठीक है, अब ये जो सातों कैरेक्टर हैं, ठीक है, तो मटर में, मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14, या 7 जोड़ी। ठीक है, अब जो मेंडल के जिन 7 विपर्यासी विपरीत भेद के लक्षणों का अध्ययन किया, 7 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की जीन मटर के पहले, चौथे, पांचवें व सातवें गुणसूत्र पर स्थित थे। यानी मेंडल ने जिन 7 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों का अध्ययन किया, जो उनकी जो जीन थी वो कौन कौन से पहले, चौथे, पांचवें और सातवें नंबर के जो गुणसूत्र थे उन पर उपस्थित थी। ठीक है, और इनमें से कुछ जीन ऐसी थी, जो जैसे कुछ लक्षण ऐसे थे जो केवल एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित थे। ठीक है, लेकिन मेंडल ने उन लक्षणों का कभी भी एक साथ अध्ययन नहीं किया जो केवल एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित थी। ठीक है, हमेशा मेंडल ने, या उसको इसका लक माने, उसकी किस्मत माने, कि मेंडल ने ऐसे लक्षणों का चयन किया कि उनकी जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थी। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि किस्मत से मेंडल ने ऐसे लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिनकी जीन अलग अलग गुणसूत्रों स्थित थी। ठीक है, जिसकी वजह से मेंडल को सहलग्नता या सहलग्न लक्षण प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, और मेंडल सफल रहा। तो एक तो ये कारण था इसकी सफलता का, कि मेंडल ने कभी भी ऐसी कुछ लक्षणों का चयन नहीं किया जिसकी जीन, जिन दो लक्षणों की जीन केवल एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मेंडल था उसने कौन कौन से अपने प्रयोग किए। ठीक है, और कौन सी तकनीक का उपयोग किया। तो ये मेंडल के 7 कैरेक्टर हो गए जिनको मेंडल ने चुना। ठीक है, इन 7 जो कैरेक्टर थे, इनकी जो जीन थी वो कौन कौन से नंबर के क्रोमोसोम पर थे? 1, 4, 5 और 7। ठीक है, इन नंबर के क्रोमोसोम पर ये कैरेक्टर उपस्थित। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मेंडल के जो 7 जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षण थे वो कितने गुणसूत्रों पर उपस्थित थे।
तो कितने गुणसूत्रों पर उपस्थित हैं वो? एक, दो, तीन, चार। तो चार गुणसूत्रों पर इसके टोटल सातों कैरेक्टर जो विपरीत विभेद के लक्षण है वो उपस्थित होते हैं। ठीक। अब यहां पर मेंडल ने अपने जितने भी प्रयोग किए, यानी एकल संकर संकरण का प्रयोग किया, द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया, ठीक है, तो उसके लिए इसने स्वपरागण और परपरागण विधि का उपयोग किया। स्वपरागण तो सामान्यतः मटर के पौधे में पाया जाता है, लेकिन मेंडल ने जो परागण करवाया था, ठीक है, तो उसके लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया। तो उस तकनीक का नाम था विपुंसन एवं स्थलीकरण। ठीक है, तो ये तकनीक क्या थी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सामान्यतः सामान्यतः क्या है, प्राकृतिक रूप से बोल सकते हैं। सामान्यतः या प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से मटर में पौधे में स्वयं परागण पाया जाता है। स्वयं परागण पाया जाता है। लेकिन मेंडल ने F1 पीढ़ी, यानी प्रथम पीढ़ी प्राप्त करने के लिए पर परागण करवाया था। पर परागण करवाया था। ठीक है। अब इस पर परागण के लिए, जिसके लिए विशेष तकनीक विपुंसन एवं थैलीकरण, विपुंसन एवं थैलीकरण, एवं थैलीकरण अपनाई। ठीक है। देखो, तो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। ठीक है। तो मेंडल ने कौन कौन से प्रयोग किए थे? इसने एकल संकर संकरण का क्रॉस और द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया था। तो देखो, मैं आगे इसी में यहीं पे बात कर लेता हूं। तो मेंडल ने कौन सा प्रयोग किया? पहला प्रयोग कौन सा था? एकल संकर संकरण का प्रयोग। एकल संकर संकरण का प्रयोग। तो एकल संकर संकरण का प्रयोग किसे कहते हैं? एकल संकर संकरण का प्रयोग कहते हैं कि जब मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों के मध्य क्या करवाया? क्रॉस करवाया। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है? एक जोड़ी विपरीत विभेद के, विपरीत विभेद के लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है। ठीक है। तो एक जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों के मध्य क्या कराया? क्रॉस कराया। जैसे हम बात करें कि मेंडल के जो पहले एक लिया था, उसने लंबेपन के कारक के जीन दिए थे। तो लंबेपन का जो कारक है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो यहाँ इसने क्या ले लिया? शुद्ध ले लिए। ये लक्षण क्या था? शुद्ध था। ठीक है, क्योंकि ये संयोजी अवस्था में है, अभी बात करेंगे। तो दूसरा लिया था इसने शुद्ध बौना। तो ये तो हो गया शुद्ध लंबा, और ये हो गया शुद्ध बौना। तो मेंडल ने क्या किया कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के मध्य क्या कराया? क्रॉस कराया। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? एकल संकर संकरण का प्रयोग कहते हैं।
क्योंकि यहाँ पर केवल एक जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों के मध्य क्या करा रहे हैं, हम क्रॉस करवा रहे हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इनके क्रॉस से जो संतान पैदा होगी वो क्या कहलाएगी, F1 पीढ़ी कहलाती है, फीलियल फर्स्ट कहलाती है। तो इस संतान को प्राप्त करने के लिए मेंडल ने इन दोनों के मध्य पर परागण करवाया था, पर परागण करवाया था। और ये क्वेश्चन बन जाता है यहां पर इंपॉर्टेंट, कि मेंडल ने F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए क्या करवाया, स्वपरागण या पर परागण। तो मेंडल ने यहां पर करवाया था पर परागण, और इसके बाद की जितनी भी पीढ़ी थी, F1 के बाद F2, F3, F4 जितनी भी पीढ़ी थी, उनके मध्य मेंडल ने करवाया स्वपरागण। अब जो मेंडल को मेहनत करनी थी वो केवल यहीं पर करनी थी, कि भाई पर परागण कैसे कराया जाए, क्योंकि जो मटर का पौधा है वह, उसमें नर और मादा जो जननांग है दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो भाई उसके अंदर स्वपरागण होगा, तो पर परागण कैसे करवाया जाए, तो उसके लिए मेंडल ने एक विशेष तकनीक अपनाई। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विपुंसन एवं थैलीकरण। तो अब इसी को हमें समझना कि विपुंसन और थैलीकरण क्या है। जैसे हम बात करें, मान लो कि ये मटर का पौधे में स्वपरागण क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो नौतल अवस्था पाई जाती है, तो उसके ऊपर दल पाए जाते हैं। और उसी के अंदर क्या है, जैसे मान लो कि उसके ऊपर ये पत्ती रूपी संरचना है, इस तरह से एक के ऊपर एक दल ढके हुए हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये पुष्पासन हो गया, तो ये तो हो गया यहाँ पर मादा जन्नांग, मादा जन्नांग हो गया। और यहीं पर क्या उपस्थित रहता है, इस तरह से पुंकेसर उपस्थित रहता है, पुतंतु पुंकेसर उपस्थित रहता है, तो ये क्या हो गया, नर जन्नांग। और सामान्य रूप से क्या होगा, इसी का नर जन्नांग का ही भाग यहाँ आएगा। ठीक है, इसका परागकण, और ये मादा जन्नांग को क्या कर देगा, निषेचित, इसके अंडे को क्या कर देगा, निषेचित कर देगा। तो इसका स्वयं का ही तो नर है, नर जन्नांग है, और स्वयं का ही मादा जन्नांग है। ठीक है, तो स्वयं के ही मतलब परागकण है, और स्वयं का ही क्या है, अंडे हैं। तो स्वयं के ही जब नर जन्नांग और मादा जन्नांग क्रिया करते हैं, निषेचन करते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। तो अब मेंडल ने यहीं पर इस स्वपरागण को रोकने के लिए और परपरागण को करवाने के लिए एक तकनीक अपनाई, जिसे बोलते हैं विपुंसन और थैलीकरण। तो मेंडल ने क्या किया कि यहाँ पर जो फूल के अंदर नर जन्नांग था, ठीक है, इसको काट दिया। ठीक है, इस नर जन्नांग को हटा दिया। तो नर जन्नांग को हटाना ही मटर के पौधे से, पौधे के नर जननांग को, नर जननांग, और नर जननांग क्या था उसका, पुंकेसर, पुंकेसर को हटाना विपुंसन कहलाता है। ठीक है, पहला काम ये हो गया, विपुंसन हो गया। अब नर जननांग हट गया, लेकिन अब क्या बचा, सीधा ये किसकी तरह हो गया, मादा की तरह काम करेगा। अब कहीं कोई अवांछित, कैसा अवांछित, अवांछित का मतलब है जिसे हम नहीं चाहते, कहीं कोई वह परागण आकर के इस मादा जन्नांग को या मादा के अंडे को निषेचित ना कर दे। तो इस अवांछित परागकण द्वारा निषेचन को रोकने के लिए मेंडल ने क्या किया, उस पौधे के ऊपर, इस पौधे से मतलब है कि जैसे मान लो कि आगे ये इस तरह से हो गया, कि ये क्या हो गया, इसका पुष्पासन, और यहाँ इसके ऊपर क्या हो गई, ये दल हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये तंतु नहीं है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं हम कटा पुतंत, कटा हुआ पुंकेसर। और ये हो गया यहाँ पर मादा जन्नांग। ठीक है, ये मादा जन्नांग हो गया। तो अब इसमें अवांछनीय निषेचन को रोकने के लिए क्या करते हैं, थैली से ढक देते हैं। इसको इस तरह से क्या कर दिया, थैली से ढक दिया, थैली बांध दी।
इसी को क्या बोला गया, थैलीकरण बोला गया, बैगिंग बोला गया। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ये क्या हो गई, थैलीकरण। और थैलीकरण क्यों किया गया, अवांछनीय, अवांछनीय पुंकेसर या परागकण द्वारा निषेचन को रोकने के लिए। ठीक है, तो अवांछनीय परागकण के द्वारा निषेचन को रोकने के लिए ही थैलीकरण विधि अपनाई गई। तो सबसे पहले हमने परागकण को करने पर परागण को करने के लिए क्या किया, नर जन्नांग को काटा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, एक वो एक लिंगी की तरह कार्य करेगा। अब बचा केवल मादा जन्नांग, और मादा जन्नांग को हमने थैली से ढक दिया। क्यों ढक दिया, कि जिससे कहीं कोई गहरे गहरे जो कोई भी परागकण है वो आकर के इसको निषेचित ना कर दे। यहां से आगे क्या करेंगे, कि भाई हमें ये पता है कि ये मादा जन्नांग है, अब हम अपनी इच्छा अनुसार किस पौधे से इसका क्रॉस कराना चाहते हैं, उस पौधे के परागकणों को पैक्ट्री जिसमें ब्रश की सहायता से जड़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस थैली को हटाया जाता है, और ऊपर पैट्री जिससे यहाँ पर उन परागकणों को यहाँ पर छिड़का जाता है। तो यहाँ पर जिन परागकणों को हम डाल रहे हैं इस पुष्प के ऊपर, इस मादा जन्नांग के ऊपर, तो हमें पता है ना कि ये पुंकेसर जो है या जो परागकण है वो किस पौधे के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलेंगे हम उनका आकलन कर सकते हैं, कि भाई हमने इस तरह के पौधे का इस तरह की मादा जो थी उससे क्रॉस कराया, उसके साथ इनका निषेचन करवाया, तो वहां रिजल्टों में शुद्धता बनी रहती है। तो इस वजह से मेंडल ने पर परागण को करवाने के लिए एक मटर के पादप को नर की तरह काम में लिया, और दूसरे मटर के पादप को किसकी तरह काम में लिया, मादा की तरह काम में लिया। तो अलग अलग लिंग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, मेंडल ने विपुंसन और स्थैलीकरण की तकनीक अपनाई। ठीक है, और स्वतंतु को काटा और उसको ऊपर से थैली से ढक दिया, जिससे जो नर जन्नांग है और मादा जन्नांग है उनकी शुद्धता बनी रहे। ठीक है, तो ये काम किया मेंडल ने, और फिर क्या किया, ये अब जो फूल था वो शुद्ध मादा जन्नांग हो गया, और जिस पौधे से क्रॉस कराना था मेंडल को, उसके परागकण लिए पेट्री डिश में उसकी सहायता से, और उसके ऊपर यहाँ एली को हटाया और उस पुष्प के ऊपर उसने झिड़क दिया। ठीक है, और वापस से थैली को लगा दिया, जिससे कि सही तरीके से निषेचन हो सके। तो इस तरह से मेंडल ने पर परागण करवाया। ठीक है, तो ये होती है विपुंसन और थैलीकरण की प्रक्रिया। अब आगे की बात करने से पहले, एकल संकर संकरण को और द्विसंकर संकरण को आगे पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ठीक है, देखिए, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, जिसमें सबसे पहले है कारक। कारक किसे कहते हैं, सामान्यतः जो हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं ना, जी, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। भाई किसी भी लक्षण की जो कट हो रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, जीन जिम्मेदार होते हैं। तो जीन को ही कारक कहते हैं, और मेंडल ने इन कारकों को ही क्या कहा था, एलिमेंट कहा था। ठीक है, और जीन किसने कहा था इनको, जॉनसन ने कहा था। ठीक है, तो लक्षणों की वंशागति के लिए जो जिम्मेदार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। लेकिन आज के समय में इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, जीन कहते हैं। और इन्हीं जीन को या कारकों को मेंडल ने क्या कहा था, एलिमेंट कहा था। मेंडल ने कारक नहीं कहा था, मेंडल ने तो इनको अपनी जो भी मेंडलवाद दिया था उसमें एलिमेंट नाम से इनको प्रकट किया था या प्रदर्शित किया था। तो मेंडल ने कारकों को एलिमेंट कहा था, ये याद रखना है। ठीक है, हम यहाँ पर नॉर्मली क्या पढ़ रहे हैं, कारक पढ़ रहे हैं साहब, कारक कारक कारक। लेकिन कारक मेंडल ने नहीं कहा, मेंडल ने कारकों को क्या कहा, एलिमेंट का। और जॉनसन ने इनको क्या कहा, जीन कहा था। तो जीन, एलिमेंट और कारक तीनों ही एक ही चीज होती है, जो क्या करती हैं, लक्षणों की वंशागति के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, चाहे तो हम इनको मेंडल कहें, वो कारक कहें, चाहे हम इनको जीन कहें, और चाहे हम कहें इनको एलिमेंट। तो तीनों का मतलब एक ही है। ठीक, अब पढ़ते हैं अगला, अगली क्रमोलॉजी है युग्म विकल्प।
सबसे पहले कि कोई भी लक्षण, ठीक है, वह एक जोड़ी जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके द्वारा नियंत्रित होता है, एक जोड़ी जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो युग्मकल भी किसे कहेंगे? किसी भी जीन का एकांतरित स्वरूप, जो दो जीन है जिसके द्वारा कोई भी लक्षण प्रकट हो रहा है, तो उस जीन का कोई एकांतरित स्वरूप है, यानी जो है वह रूप प्रदर्शित हो रहा है, उसके अलावा अन्य कोई और रूप है उस जीन का, ठीक है, तो वह क्या कहलाता है? युग्मविकल्पी कहलाता है। किसी जीन के एकांतरित स्वरूप जो कहाँ स्थित होते हैं? समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, समजात गुणसूत्रों पर समान स्थान पर। और जीन जिस जगह पर स्थित होते हैं वह स्थान क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकस। जिस जगह पर जीन उपस्थित होते हैं, जीन का स्थान। और कहां पर? गुणसूत्र पर। गुणसूत्र पर जीन का स्थान क्या कहलाता है? लोकस। तो युग्मविकल्प भी किन्हें कह रहे हैं? किसी भी जीन का एकांतरित स्वरूप। जैसे हम बात करें, हम किसके बारे में बात कर रहे थे कि जैसे लंबेपन की जीन थी, ठीक है, वहां पर हम विपरीत विभेद के लक्षणों की बात कर रहे थे। तो विपरीत विभेद के जो विपर्यासी लक्षण थे, वैसे प्रभावी लक्षण कौन सा था? लंबेपन की हम बात करें तो लंबा प्रभावी कैरेक्टर था, और अप्रभावी कैरेक्टर कौन सा था? बौना था। तो यदि लंबेपन की जीन की बात करें तो लंबेपन की जीन को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल लेटर से, यानी टॉल। तो बौनेपन की जीन को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल टी से, ठीक है। तो यदि कोई पादप शुद्ध लंबा है तो उसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। दोनों जीन उसकी कैसी हैं? कैपिटल टी कैपिटल टी। तो ये क्या कहलाएगा? शुद्ध लंबा कहलाएगा, क्योंकि दोनों जीन कैसी हैं? समान। और ये इसको हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल टी से, ये क्या कहलाएगा? शुद्ध बौना। तो अब देखो, जो लंबेपन का कारक है, लंबेपन का जो लक्षण है, उसका एक जीन तो है कैपिटल टी और दूसरा जीन है स्मॉल टी। तो इस लंबेपन की इस जीन का ये क्या हो गया? दूसरा रूप। कौन सा? स्मॉल टी, बौना रूप। तो क्या है ये? लंबेपन की जीन का एकांतरित स्वरूप है, यानी ये नहीं पाया जाएगा तो ये जीन उसमें पाई जाएगी। तो किसी जीन के एकांतरित स्वरूप क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कौन सी? युग्म विकल्पी की, ठीक। अब अगला है समयुग्मजी यानी होमोजाइगस। जब जोड़े की दोनों जीन, यानी जिस लक्षण को वो प्रकट कर रही हैं, एक जीन माता से मिलेगी और एक जीन पिता से मिलेगी। माता और पिता दोनों से एक एक जीन मिलती है। तो यदि जोड़े के दोनों कारक या जीन समान है तो वह अवस्था क्या कहलाती है? होमोजाइगस कहलाती है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे लंबेपन के कारक की, तो लंबेपन में यदि जोड़े की दोनों जीन कैपिटल टी है या स्मॉल टी और स्मॉल टी है, तो ये दोनों जोड़े की जीन कैसी हैं? समान। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी? समयुग्मजी अवस्था कहलाएगी, होमोजाइगस अवस्था कहलाएगी, ठीक है। जब जोड़े की दोनों जीन कैसी हैं? समान है। और यदि जोड़े की दोनों जीन कैसी हैं? असमान। मान लो एक आ गई कैपिटल टी और एक आ गई स्मॉल टी, तो यह अवस्था कहलाती है विषम युग्मजी। यानी जो दोनों जोड़े के दोनों कारक हैं, ठीक है, या जीन है, वो कैसे हैं? असमान। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एक प्रभावी जीन है और दूसरी अप्रभावी जीन है। तो यह अवस्था क्या कहलाती है? विषम युग्मजी अवस्था कहलाती, ठीक। अगला है यहीं पर एक आता है अर्ध युग्मजी अवस्था। कौन सी होती है? अर्ध युग्मजी। ये क्या होती है? देखो इसको लास्ट में देखते हैं हम। यानी जब जोड़े की, अर्ध युग्मजी, जब जोड़े का केवल एक कारक उपस्थित हो, जब जोड़े की केवल एक जीन या कारक उपस्थित हो,
यानी जोड़े की केवल एक जीन उपस्थित हो या केवल एक कारक उपस्थित हो, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी में से केवल एक ही कारक वहां पर उपस्थित है, दूसरा नहीं है, तो यह अवस्था क्या कहलाती है? अर्धयुग्मजीय अवस्था कहलाती है। वैसे लिंग गुणसूत्रों के लिए जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? अर्धयुग्मजीय अवस्था या हेमीजाइगस अवस्था में होते हैं। अर्धयुग्मजीय को ही क्या बोल देते हैं हम? हेमीजाइगस अवस्था कहते हैं। हेमीजाइगस, ठीक है। तो जब जोड़े की केवल एक ही जीन उपस्थित हो तो वह अवस्था क्या कहलाती है? हेमीजाइगस अवस्था या अर्धयुग्मजीय अवस्था कहलाती है। अगला है लक्षण प्रारूप। किसी भी जीव का बाहरी आकार की स्वरूप जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, ठीक है, लंबा है तो वो क्या हो गया? लंबापन का लक्षण हो गया। बौना है तो बौना हो गया। लक्षण प्रारूप लंबा, गोरा, काला जो भी है, ये सब क्या है? लक्षण प्रारूप है। तो किसी भी जीव का बाह्य आकार की स्वरूप क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप कहलाता है। अब दूसरा है जीन प्रारूप, ठीक है, यानी जीनोटाइप। ये हो गया फिनोटाइप और ये है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप कहते हैं कि जो लक्षण आया है, जो लक्षण प्रारूप हमें दिखाई दे रहा है, उसका आनुवांशिक संगठन या जीनीय संगठन क्या है? कौन कौन से जीन की वजह से उसका वह आकार की स्वरूप आया है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीनीय संगठन। किसी भी लक्षण का आनुवांशिक संगठन क्या कहलाएगा? जीन प्रारूप कहलाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें कि देखो, जीनोटाइप और दूसरा है फिनोटाइप। यदि किसी का जीनीय संगठन, ठीक है, जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो इसका लक्षण प्रारूप क्या आएगा? फिनोटाइप क्या आएगा? लंबा, लंबा हो गया। और यदि जीनोटाइप स्मॉल टी और स्मॉल टी है तो क्या आएगा? बौना आएगा, क्योंकि दोनों अप्रभावी जीन हैं। और यदि कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया तो इस स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ पर प्रभावी जीन उपस्थित है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो लक्षण आएगा वो क्या आएगा? लंबा आएगा। लेकिन इस लंबे को हम क्या बोलेंगे? संकर लंब। क्या कहेंगे? संकर लंबा। क्यों कहेंगे? आगे बात करेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? संकर लंबा। तो देखो, लंबा तो ये भी है और लंबा ये भी है, तो दोनों लंबे हैं। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि जो लक्षण प्रारूप है, यानी फिनोटाइप का मतलब हो गया लक्षण प्रारूप, बाह्य आकार की स्वरूप, तो बाह्य आकार की स्वरूप तो समान है। बाह्य आकार की स्वरूप तो क्या है? समान है, लंबा है और ये भी लंबा है, लेकिन इनका आनुवांशिक संगठन, जीनीय संगठन क्या हो गया? अलग अलग। तो इस जीनीय संगठन को ही कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। कि जो लक्षण प्रारूप आया है उसका आनुवांशिक संगठन या जीनीय संगठन क्या है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप, ठीक है। और फिनोटाइप किसे कहते हैं? किसी भी जीव का बाह्य आकार की स्वरूप जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। अब यहीं पर एक आता है फिनोकॉपी। फिनोकॉपी, फिनोकॉपी किसे कहते हैं? जब अलग अलग जीनोटाइप, क्या चीज है? अलग अलग जीनोटाइप, अलग अलग हो गया, वह अलग अलग जीनोटाइप को अलग अलग वातावरण में रखा जाए, अलग अलग वातावरण रखा जाए, तो उनके द्वारा समान लक्षण प्रारूप प्रकट किया जाए, तो वे दोनों
एक दूसरे के फिनोकॉपी कहलाते हैं। फिनोकॉपी कहलाते हैं। ठीक है। यानी दो अलग अलग जीनोटाइप को, ठीक है, जैसे मान लो कि स्मॉल टी और स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया। ठीक है। जीनोटाइप अलग है दोनों का, और वातावरण भी अलग अलग है। ठीक है। लेकिन इनके द्वारा समान, मान लो कि लंबेपन का कैरेक्टर प्रदर्शित किया जाए, तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के फिनोकॉपी कहलाएंगे। जब अलग अलग जीनोटाइप को अलग अलग वातावरण में रखा जाए और उनके द्वारा जो लक्षण प्रारूप प्रदर्शित किया जाए वह कैसा किया जाए, समान किया जाए, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, फिनोकॉपी कहते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप जो शब्द दिए गए वो जॉनसन के द्वारा दिए गए, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी जो शब्द दिए गए वो बेटसन के द्वारा दिए गए। ठीक है। अब देखो, हेमीजाइगस अवस्था आ गई जब किसी जीव में जोड़े का केवल एक कारक उपस्थित हो। ठीक है। जिसके बारे में हमने बात की थी, तो केवल जैसे नर और लिंग संलग्न लक्षण भी होते हैं। ठीक है। तो जोड़े का केवल एक कारक ही उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हेमीजाइगस या अर्धयुग्मजीय अवस्था के कहलाते हैं। फिनोकॉपी, जब अलग अलग जीनोटाइप को अलग अलग वातावरण में रखा जाए और उनके द्वारा समान लक्षण प्रारूप प्रकट किया जाए, तो वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, फिनोकॉपी कहलाते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई टर्मिनोलॉजी से संबंधित। अब हम आ जाते हैं मेंडल के प्रयोगों पर, जिसमें पहला है एकल संकर क्रॉस या एकल संकर संकरण का नियम। ये क्या होता है, हमने बात की कि जब एक जोड़ी विपरीत भेद के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, ठीक है, या उनके मध्य क्रॉस कराते हैं, तो वह क्या कहलाता है, एकल संकर संकरण क्रॉस कहलाता है। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया था कि शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के मध्य मेंडल ने क्रॉस करवाया, और उसके आधार पर जो मेंडल ने प्रथम पीढ़ी प्राप्त की थी वो किसके द्वारा प्राप्त की थी, यहीं पर बात कर लेते हैं, एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। ठीक, देखो ये एकल संकर संकरण का प्रयोग है। मेंडल ने क्या किया, एक जोड़ी विपरीत भेद के लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया, शुद्ध लंबे लिए और शुद्ध बौने पादप लिए, और उनके मध्य पर परागण करवाया। और तकनीक कौन सी थी पर परागण के लिए, विपुंसन और फैलीकरण। यहाँ पर मेंडल ने F1 पीढ़ी प्राप्त। तो यहाँ पर जो मेंडल को पौधे मिले वो कैसे मिले, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनको क्या कहा मेंडल ने, संकर लंबे पौधे कहा था। क्या कहा था, संकर लंबे, क्योंकि ये लंबे तो हैं लेकिन शुद्ध नहीं है। कैसे हैं, दोनों के कैरेक्टर है, लंबेपन की जीन भी आ गई और बौनेपन की जीन भी आ गई, इसलिए मेंडल ने इनको क्या कहा, संकर लंबे पौधे कहा था। अब मेंडल ने F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 पीढ़ी के पौधों को जनक के रूप में काम में लिया था। ठीक है। अब इनके मध्य क्या कराया उसने, क्रॉस कराया। और यहां पर मेंडल ने जो तकनीक, मतलब जो परागण करवाया वो कैसा था, स्वपरागण। क्या करवाया था, स्वपरागण करवाया था। यहां पर परागण नहीं करवाया। तो F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए मेंडल ने स्वपरागण प्राप्त करवाया था। और यहां पर मेंडल को जो पौधे प्राप्त हुए, ठीक है, वो किस तरह से प्राप्त हुए, यहाँ पर देखो, इसको हम चेकर बोर्ड विधि के द्वारा बात करते हैं। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर ये जो दोनों बीज है, ठीक है, ये अलग अलग युग्मक बनाती हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसी तरह से ये बनाती है यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनको हम चेकर बोर्ड के द्वारा बात करें हम, तो किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक को तो हम मान लेते हैं यहाँ पर मादा, और एक को मान लेते हैं हम यहाँ पर नर। ठीक है। ये सिंबल है नर और मादा। तो यहाँ पर जो पौधा प्राप्त होगा वो कैसे, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और ये यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो पौधा मिला हमें, ये कैसा मिला यहाँ पर हमें, ये हो जाएगा शुद्ध
लंबा। ये कैसा हो गया? शुद्ध लंबा। और ये कैसा है? संकर लंबा। और ये भी कैसा है? संकर लंबा। और ये कैसा है? शुद्ध बौना। अगर हम यहां पर बात करें लक्षण प्रारूप की, ठीक है, अगर हम लक्षण प्रारूप की बात करें यहां पर, तो लक्षण प्रारूप हमें क्या दिखाई दे रहा है? लक्षण प्रारूप इज इक्वल टू लंबा अनुपात बौना। दो तरह के पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो लंबे कितने हैं यहाँ पर? हमें ये मतलब नहीं है कि संकर है या शुद्ध है। तो लंबे हो गए अपने 3 और बौने हो गए 1। तो यहाँ पर जो अपना लक्षण प्रारूप आया वो कितना आया? 3:1 आया। और इस लक्षण प्रारूप को ही, ठीक है, हम क्या बोल देते हैं? मेंडेलियन रेशियो बोल देते हैं। F1 पीढ़ी के लक्षण प्रारूप को ही हम मेंडेलियन अनुपात या मेंडेलियन रेशियो कह देते हैं। तो मेंडेलियन अनुपात या मेंडेलियन रेशियो या लक्षण प्रारूप F1 पीढ़ी का, ठीक, सॉरी, F1 नहीं, ये F2 पीढ़ी का है। ठीक, तो F2 पीढ़ी का ये क्या कहलाता है? कितना होता है F2 पीढ़ी का एकल संकर संकरण का? 3:1 होता है। अब वहीं बात करें हम जीनोटाइप की। जीनोटाइप, ये हम लिख देते हैं F2 पीढ़ी में। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप क्या है? देखो, शुद्ध लंबे कितने हैं? 1। संकर लंबे कितने हैं? 2। शुद्ध बौने कितने हैं? 1। तो जीनोटाइप लिखते हैं हम यहाँ पर 1:2:1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक है, ये तो है शुद्ध लंबा। कैसा है ये? शुद्ध लंबा। और जो बीच वाले 2 हैं, ये कैसे हो गए? संकर लंबे। और ये हो गया शुद्ध बौना। तो इस तरह से F2 पीढ़ी, एकल संकर संकरण में F2 पीढ़ी का जीनोटाइप तो होता है 1:2:1। और लक्षण प्रारूप होता है या मेंडेलियन अनुपात होता है 3:2। ठीक है, अब इसी एकल संकर संकरण के आधार पर, ठीक है, मेंडल ने अपने कुछ नियम दिए थे। ठीक है, वो कौन कौन से दिए थे? जोड़ी के कारकों का नियम, प्रभावता का नियम और पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। जोड़ी के कारकों का नियम क्या था? कि कोई भी जो लक्षण है, ठीक है, वह एक जोड़ी कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कोई भी लक्षण 2 जीनों के द्वारा या 2 कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है, जिनमें से एक कारक मां का होता है और दूसरा कारक पिता का होता है। इसी को क्या कहा था? जोड़ी के कारकों का नियम कहा था। दूसरा था प्रभावता का नियम। प्रभावता का नियम क्या था? कि विषम युग्मजीय अवस्था में, जैसा कि हमने F2 पीढ़ी में देखा, ठीक है, F1 पीढ़ी में देखा, विषम युग्मजीय अवस्था में सभी पौधे कैसे प्राप्त हो रहे थे? लंबे प्राप्त हो रहे थे, जबकि क्रॉस बोनों से भी कराया जा रहा था। तो जो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे वो क्यों प्राप्त हुए थे, यानी लंबापन कैरेक्टर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावी जीन है, यह अपना लक्षण प्रकट कर रही थी और अप्रभावी जीन अपना प्रकट नहीं कर पा रही थी। या ये कहें कि प्रभावी जीन ने अप्रभावी जीन के लक्षण को दबा दिया। तो यही क्या कहलाता है? प्रभावता का नियम कहलाता है। ठीक है, प्रभावी लक्षण ने अपने लक्षणों को प्रकट कर दिया और अप्रभावी अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाई। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा? प्रभावता का नियम। तीसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये क्या था? कि जोड़ी के दोनों कारक युग्मक बनाते समय पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जैसा कि हमने यहां पर बात की थी। कैसे? यहां गया, हाँ, तो ये जो जोड़ी के दोनों कारक हैं, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, युग्मक बनाते समय क्या हो गए? पृथक हो गए। इसी तरह से इसके पृथक हो गए। इसी को हमने क्या कहा? पृथक्करण का नियम कहा था। जोड़ी के दोनों कारक युग्मक बनाते समय
अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहा था, पृथक्करण का नियम था। ठीक है, और जो ये चेकर बोर्ड वाली जो विधि थी, इसको किसने दिया था, पुन्नेट ने दिया था। चेकर बोर्ड विधि, पुन्नेट। ठीक है, जिसमें एक को हम नर की तरह यूज करते हैं एक साइड को, और दूसरी साइड को हम मादा की तरह यूज में। और द्विसंकर संकरण की बात करें तो इसी तरह से द्विसंकर संकरण होता है। जब दो जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, द्विसंकर संकरण कह देते हैं। तो जिस तरह से F1 पीढ़ी में मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षण लिए, यहाँ पर मेंडल ने दो जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षण लिए थे और उनकी वंशागति का अध्ययन किया था। तो F1 पीढ़ी में जो मेंडल को सभी प्रभावी लक्षण प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसको कैसे प्राप्त हुए उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो, तो यहां पर मेंडल ने क्या किया, द्विसंकर संकरण के लिए द्विसंकर संकरण प्रयोग। देखो, यहां पर मेंडल ने दो जोड़ी लक्षण लिए। एक तो लिए थे गोल और पीले। जो बीज थे, ठीक है, वो कैसे थे, गोल थे। और जो बीज पत्र थे वो कैसे थे, पीले। ठीक है, तो गोल पीले बीज लिए यहां पर मेंडल ने। ठीक है, और दूसरे लिए थे इसके विपर्यासी लक्षण, जो कैसे थे, झुर्रीदार। झुर्रीदार को हम दिखाते हैं स्मॉल लेटर से, यानी अप्रभावी लक्षण हो गया। और इसको दिखा देते हैं स्मॉल वाई से। तो ये कैसे हो गए, झुर्रीदार। और साथ में ये कैसे हो गए, हरे। ठीक, तो जो बीज पत्र का रंग था वो कैसा था, हरा था। और जो बीज का आकार था वो कैसा था, झुर्रीदार था। ये तो अप्रभावी कैरेक्टर हो गए। और जो गोल और पीला था ये कैसे है, प्रभावी कैरेक्टर। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर हो गए, एक तो गोल वाला, एक पीला वाला, झुर्रीदार वाला और हरा वाला। ये दोनों कैसे हैं, दो जोड़ी लक्षण हो गए। अब इनकी वंशागति का जब मेंडल ने अध्ययन किया, तो F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए मेंडल ने क्या करवाया था यहाँ पर, जिस तरह से F1 हमने एकल संकर संकरण में बात की, तो मेंडल ने करवाया पर परागण। पर परागण। और यहाँ पर जो तकनीक अपनाई वो कौन सी अपनाई, विपुंसन और हेलीकरण की विधि अपनाई। और F1 पीढ़ी में जो भी हमें कैरेक्टर प्राप्त हुए वो कौन कौन से हुए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। सभी पौधे, सभी पौधे कैसे हो गए यहाँ पर, प्रभावी की वजह से, क्योंकि प्रभावता का नियम आ जाएगा यहाँ पर। प्रभावी जीन आ गया तो प्रभावी लक्षण आ जाएगा। तो दोनों की प्रभावी जीन उपस्थित है, तो सभी पौधे गोल व पीले उपस्थित है। ठीक है, अब मेंडल ने इन्हीं F1 पीढ़ी के मध्य, ये कैसी हो गई, F1 पीढ़ी। और अब इसी F1 पीढ़ी के मध्य क्या करवाया, क्रॉस करवाया। ठीक है, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई का क्रॉस करवाया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, और यहां पर जो करवाया वो कौन सी विधि अपनाई गई, यहां पर स्व परागण की विधि अपनाई गई। तो अब यहां पर जो ये पौधे हैं दूसरे नियम का पालन करेंगे। ठीक है, कौन सा, पृथक्करण का नियम। तो हमें ये पता है कि जोड़ी के जो कारक हैं ये दोनों कारक क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। ठीक है, युग्मक बनाते समय जोड़ी के दोनों कारक क्या हो जाते हैं, पृथक। तो अगर यहां पर हम बात करें, तो जोड़ी के ये दोनों कारक का पृथक हो गई, कैपिटल आर पृथक हो गया और ये कारक भी पृथक हो गया। तो दूसरा जो लक्षण है इसका कैपिटल वाई पृथक हो गया और स्मॉल वाई भी क्या हो गया, पृथक हो गया। तो जोड़ी के दोनों जोड़ी के जो कारक हैं वो क्या हो गए, पृथक हो गए। तो ये दोनों कारक इसके साथ भी मिल सकता है और इसके साथ ही मिलकर के युग्मक बना सकता है।
ठीक है। तो अब क्या होगा, कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे यहां पर, ये कैपिटल आर इस वाई के साथ भी मिलकर युग्मक बना सकता है, तो क्या बनाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई का बनाएगा। दूसरा, ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ मिलकर भी क्या बना सकता है, युग्मक बना सकता है। अब ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ मिलकर युग्मक बना सकता है, कैपिटल वाई के साथ। और ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ मिलकर भी युग्मक बना सकता है। तो इस तरह से चार प्रकार के युग्मक इधर की तरफ बनेंगे और चार प्रकार के युग्मक इधर की तरफ बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो युग्मक बनते हैं, ठीक है, तो कितने प्रकार के बनने हैं, चार प्रकार के बनते हैं। तो युग्मों की संख्या जब हमें निकालनी हो तो टू की पावर एन के अनुसार हम निकालते हैं। ठीक है। यानी जो नंबर ऑफ एन है वो विषमविभजी अवस्था होती है, यानी कितने जीन विषमविभजी अवस्था में उपस्थित है। तो चार प्रकार के यहाँ पर युग्मक हमें प्राप्त होते हैं। अब इनको चेकर बोर्ड विधि के द्वारा क्या करेंगे, हम प्रदर्शित करेंगे। देखिए कैसे। देखो, ये चार प्रकार के युग्मक तो बन गए हमारे नर वाले, और इसी तरह से ये चार प्रकार के युग्मक बन जाएंगे यहाँ पर मादा वाले। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो इस तरह से ये चार प्रकार के युग्मक बने यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है। देखो, इनका यदि क्रॉस होगा तो किस तरह के हमें जो जीन प्रारूप हैं या लक्षण प्रारूप हैं वो हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर क्या जीन प्रारूप आ जाएगा इसका, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, दोनों वाई कैसी हो गई, कैपिटल। कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है। ठीक है। और ये गैमेट कौन सा हो गया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसी तरह से यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पर इस तरह से ये दोनों आर कैपिटल हो जाएंगे और दोनों वाई स्मॉल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये कैपिटल आर आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। कैपिटल आर आ गया यहाँ से स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक है। यहाँ से कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम देखते हैं तो इस तरह से हमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप ये प्राप्त होते हैं। ये तो जीन प्रारूप है, अभी हम लक्षण प्रारूप की बात करेंगे। अब देखो, ये तो बात कर ली हमने जो युग्मनज थे। ठीक है। युग्मकों की संख्या, युग्मकों की संख्या इज इक्वल टू टू की पावर एन। ठीक है। और जीनोटाइप,
जीनोटाइप की संख्या इज इक्वल टू 3 की पावर n, और युग्मनज की संख्या इज इक्वल टू 4 की पावर n। इस तरह से, और यहां पर n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर विषम युग्मजी, विषम युग्मजी जीनों की संख्या, यानी विषम युग्मजी जोड़े कितने हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है कि यदि हमें यहाँ पर युग्मकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यानी यदि जोड़े, दो जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षणों वाले हमने जीन लिए, यानी द्विसंकर संकरण में दो जोड़ी विपरीत विभेद के लक्षण लिए, यदि उनके मध्य क्रॉस कराया जाएगा तो F2PD में कितने जोड़ी जो प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे। तो विषम युग्मक कितने हो गए यहाँ पर, दो। तो हमें पता है कि युग्मकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो 2 की पावर n, तो n बराबर विषम युग्मजी संख्या, तो विषम युग्मक कितने हो गए, दो। एक और दो, जोड़ी के दोनों कारक कैसे हैं, अलग अलग है, तो 2 की पावर n रख देंगे तो 2:2, ठीक है, दो दूनी चार हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 लिख दी, तो हमने कितने आ गए विषमजी संख्या में, चार आ गए युग्मों की संख्या। अब हम बात कर रहे हैं कि जीनोटाइप की संख्या हमें कितनी मिलेगी। तो जीनोटाइप की हम बात करें, विषमजी अवस्था में विषम युग्मजी जोड़े कितने हैं, दो, तो 3 की पावर n है। और विषमजी जोड़े कितने, दो, तो 3 की पावर 2 लगा देंगे, तो 3 करेंगे तो 9। आगे बात करेंगे कि 9 कैसे आया, ठीक है। और युग्मकों की, युग्मनज की संख्या बात करें, तो 4 की पावर n, यानी 4 की घात 2, तो 4 चौका 16। तो देखो कितने प्रकार के युग्मनज बने अपने, ये 16 प्रकार के युग्मनज बने, यानी कितने प्रकार के यहाँ पर हमें कितनी संतानें प्राप्त होंगी, ठीक है। युग्मनज कितने मिलेंगे संकर संकरण में, तो कितने हो गए, उसका फॉर्मूला क्या है, 4 की पावर n। यदि यहाँ पर हम बोलते त्रिसंकर संकरण की बात करते, तो यहाँ पर इस n की जगह पे कितना आ जाता, 3 आ जाता, ठीक है। तो इसी तरह से हम युग्मकों की संख्या, जीनोटाइप की संख्या और युग्मनज की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि F2PD में यहाँ पर जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे, इन सबको हम मिलाएंगे, तो जो हमें फिनोटाइप मिलेगा वो क्या मिलेगा, फिनोटाइप हमें मिलता है यहाँ पर 9:3:3:1, ठीक है। जहां पर 9 का मतलब क्या है, यानी 9 कैसे हैं, 9 हैं अपने, क्या बोलेंगे, एक मिनट, गोल और पीले, कैसे हैं, गोल और पीले। और जो 3 हैं, 3 पौधे कैसे मिलेंगे हमें, गोल और झुर्रीदार, झुर्रीदार नहीं, गोल और हरे, ठीक है। और ये 3 कैसे मिलेंगे हमें, झुर्रीदार और पीले। और एक पौधा कैसा मिलेगा हमें, झुर्रीदार और हरा। तो देखो यहां पर जो अपने पैतृक लक्षण कौन से थे, गोल और पीले थे, और झुर्रीदार और हरा था, ठीक है। ये तो पैतृक लक्षण है, लेकिन इसके साथ साथ ये 3 गुण वाले, ये कैसे हैं, नए संयोग हैं, कैसे हैं, नए संयोग यहाँ पर मिले। और ये जो दोनों मिले हैं, ये कैसे हैं, पैतृक संयोग, ये भी पैतृक संयोग है, और ये भी कैसा है, पैतृक। तो यहाँ पर एक चीज निकल करके आई, इसमें द्विसंकर संकरण में, कि F2PD में मेंडल को पैतृक संयोगों के साथ साथ नए संयोग भी प्राप्त हुए थे, ठीक है। कौन से संयोग प्राप्त हुए थे, यानी जो लक्षण प्रारूप था उसमें जो माता पिता थे, गोल और पीले थे, झुर्रीदार और हरे थे, गोल और पीले हो गए, झुर्रीदार और हरे हो गए। इसके अलावा माता पिता में गोल और हरा भी नहीं था कोई, और ना ही कोई झुर्रीदार और पीला था, लेकिन फिर भी मेंडल को इस तरह के पौधे प्राप्त हुए, यानी नए संयोग यहाँ पर प्राप्त हुए थे। इसी के आधार पर जो मेंडल ने, जो ये नए संयोग प्राप्त हुए थे, इसकी के आधार पर मेंडल ने एक अपना प्रयोग दिया था।
ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उसके बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया फिनोटाइप। अब यदि हम इसके जीनोटाइप की बात करें, तो जीनोटाइप क्या होता है इसका? ठीक है, तो जीनोटाइप यहां पर होता है, केवल आपको सीधा याद रखना है। छोटा और कर देते हैं इसको, जिससे कि सब इस पर आ जाए। जीनोटाइप, जीनोटाइप की हम बात करें, तो जीनोटाइप इसका होता है 12, 24, 12, 12, इनके बीच में रेशियो लगा दो। ठीक है, ये इसका जीनोटाइप होता है, किसका? F2PD का। और फिनोटाइप क्या हो गया? 9:3:3:1। फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप 9:3:3:1। ठीक है, ये होता है इसका फिनोटाइप। ठीक, अब हम देखें तो जहां पर प्रभावी लक्षण आ जाएगा वही लक्षण प्रकट हो जाएगा। इस तरह से केवल ये वाला जो कैरेक्टर है, ये कैसा होता है? यहाँ पर दोनों अप्रभावी हैं, तो ये तो होता है झुर्रीदार और हरा। इसी तरह से यहाँ पर दोनों स्मॉल आ गई, तो ये कैसा हो जाएगा? झुर्रीदार हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा? वाई कैपिटल है, ठीक है, तो ये पीला हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनके कैरेक्टर ये निकाल सकते हैं, और इसी के आधार पर हम ये जो कैरेक्टर हमने निकाले, फिनोटाइप हमने निकाला है। ठीक है, तो अब देखो, आगे हम बात करें इसके। देखो, द्विसंकर संकरण के आधार पर मेंडल ने एक नियम दिया था, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसके आधार पर दिया था, F2PD के आधार पर। इसका अर्थ क्या था? कि कोई भी युग्मक, ठीक है, कोई भी जोड़ी का कारक स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करता है। कैसे करता है? स्वतंत्र रूप से। तो लेकिन ये नियम क्या था? और इसी नियम की, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की ही सबसे ज्यादा आलोचना हुई थी। उसकी वजह से, क्योंकि मेंडल को तो स्वतंत्र अपव्यूहन दे दिया, क्योंकि इसने जो करेक्टर का अध्ययन किया था वो अलग अलग जो जीन थे उन लक्षणों के, वो अलग अलग गुणसूत्रों पर थे। लेकिन लोगों को क्या प्राप्त हुई? यहाँ पर अन्य को सहलग्नता प्राप्त हुई। तो सहलग्नता के कारण इस नियम की सबसे ज्यादा आलोचना हुई थी। ठीक है, तो अब हम इसके नियमों की एक बार अपवाद के बारे में केवल बात करें, तो इसके नियमों के अपवाद कौन कौन से थे? इससे पहले देखो, मेंडल के एकल संकर संकरण के निष्कर्ष कौन कौन से थे? जोड़ी के कारकों का नियम, प्रभावता का नियम, और पृथक्करण का नियम, या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और केवल जो द्विसंकर क्रॉस के निष्कर्ष थे, यानी द्विसंकर संकरण के, वो कौन से थे? केवल स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो बात करें इसके अपवादों की, तो अपवादों में जो प्रभावता का नियम है, उसका अपवाद क्या था? अपूर्ण प्रभावता और सह प्रभाव। ठीक है, प्रभावता क्या थी? प्रभावता का मतलब था, प्रभावता के नियम का क्या अर्थ था? कि यदि विसंयोजी अवस्था में जीन आते हैं, तो एक एलिल अपना प्रभाव प्रकट करती है और दूसरी एलिल अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाती है। ठीक है, उसी को हमने क्या कहा था? प्रभावता का नियम कहा था। तो प्रभावी जो एलिल है उसको हम प्रभावी जीन कहते हैं, और दूसरी को अप्रभावी कहते हैं, जो अपना प्रभाव प्रकट नहीं करती है। प्रभावी को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और अप्रभावी को हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके अपवाद क्या थे? पूर्ण प्रभावता और सह प्रभाव। पूर्ण प्रभावता का मतलब क्या है? नाम से ही प्रकट हो रहा है, पूर्ण, यानी जो प्रभावी जीन है वो अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखा पा रही है। ठीक है, तो जब अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाएगी, तो प्रभावी लक्षण पूरी तरह से नहीं आएगा। ठीक है, तो अपूर्ण प्रभावता का मतलब क्या हो गया? कि प्रभावी जीन अपना प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखा पाती है, तो जिसकी वजह से वहां पर एक तीसरा जो लक्षण प्रारूप है वो प्रकट हो जाता है। जैसे हम बात करें, तो इसके एग्जाम्पल की, अपूर्ण प्रभावता के एग्जाम्पल की बात करें, तो मिराबिलिस जलापा में, ये क्या हो जाता है? मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा में पुष्प का गुलाबी रंग होना। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल था? दूसरा था कि पेंडुलेशियन जो मुर्गे थे उनमें नीला रंग होना। इसका उदाहरण था, अपूर्ण प्रभावता का उदाहरण। ठीक है, और
अपूर्ण प्रभावता में जो F2PD का समजीनी और समलक्षणी अनुपात एक समान होता है। ठीक, क्योंकि वहां पर जीनोटाइप भी वही आता है, 1:2:1, और लक्षण प्रारूप भी वही आता है। ठीक, सहप्रभावता की बात करें तो सहप्रभावता किसे कह रहे हैं, जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है, सह माने साथ साथ और प्रभावता माने प्रभावता। ठीक है, तो जब जोड़े की दोनों जीन है, चाहे वो प्रभावी है चाहे अप्रभावी है, ठीक है, विसंगवजी अवस्था में जोड़े की दोनों जीन समान रूप से अपना प्रभाव दिखाती है। यानी अप्रभावी जीन भी अपना प्रभाव दिखा रही है और प्रभावी जीन तो अपना प्रभाव दिखा ही रही है। तो जिसकी वजह से ना तो प्रभावी जीन कम पड़ रही है अपना प्रभाव दिखाने में, और ना ही अप्रभावी जीन अपना प्रभाव दिखाने में पीछे हट रही है, दोनों स्वतंत्र रूप से अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तो जिसकी वजह से एक नया कॉम्बिनेशन वहां पर निकल करके आता है। तो इसमें हम बात करें तो पशुओं में बालों का चितकबरा रंग होना, जो पशु हैं उनमें जो जैसे ब्राउन कलर जो आ जाता है, जैसे हम HF जो गाय है उसमें देखने को मिलता है कि ब्लैक एंड व्हाइट जो दोनों स्पॉट देखने को मिलते हैं हम वहां पर। तो इस तरह से पशुओं में जो इस तरह का कलर आता है चितकबरे प्रकार का, तो वो इसका एग्जाम्पल होता है किसका, सह प्रभावता का। इसी तरह से AB रक्त समूह और दूसरा होता है एक MN ब्लड ग्रुप। तो ये सब किसके उदाहरण होते हैं, सह प्रभावता के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब अगले अपवाद की बात करें, पृथक्करण के नियम की बात करें, तो यह एकमात्र ऐसा नियम था कि जिसका कोई नियम वो अपवाद नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार इस नियम का अपवाद यदि पूछ ले कि भाई कौन सा अपवाद हो सकता है, तो अवियोजन को इसका अपवाद हम मान सकते हैं, इसको अवियोजन, बाकी ये अपवाद रहित होता है। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया, इसका कोई अपवाद नहीं मिला था। अब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो इस नियम की ही सबसे ज्यादा आलोचना हुई थी और उसका कारण क्या था, सहलग्नता। ठीक है, तो सहलग्नता क्या है, ठीक है, किस तरह से प्राप्त होती है, कितने प्रकार की होती है, जिस तरह से बात करें हम किन किन ये जो जीव हैं उनमें ये पाई जाती है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। इसके अलावा मेंडल से संबंधित एक चीज और आती है, वो आता है इसमें इसका बैक क्रॉस। ठीक है, तो उसके बारे में हम यदि थोड़ा सा यहीं पर बात करें तो देखो, एक टर्म आती है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस किसे कहते हैं, F1 पीढ़ी का अपने प्रभावी व अप्रभावी, कैसे हैं दोनों, ये शुद्ध हैं, पैतृकों से क्रॉस क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है, जिस तरह से हम बात करें कि देखो कैपिटल टी का क्रॉस हमने किया था स्मॉल टी से, तो यहाँ पर हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, जो क्या थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हो गई F1 पीढ़ी। तो ये कहना चाह रहा है कि यदि हम इस F1 पीढ़ी का, ठीक है, F1 क्या है अपने पास, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो यदि हम इसका क्रॉस कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी और कैपिटल टी यानी प्रभावी पैतृक से कराएं, या कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस हम इसके अप्रभावी पैतृक से कराएं, तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, बैक क्रॉस कहलाएंगे। ठीक है, अब इस बैक क्रॉस को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, बैक क्रॉस को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक होता है इसका आउट क्रॉस, इसको तो हम क्या बोल देते हैं, आउट क्रॉस। आउट क्रॉस का मतलब क्या हो गया, F1 पीढ़ी का प्रभावी पैतृक से क्या क्रॉस, प्रभावी पैतृक से क्रॉस, और दूसरा होता है टेस्ट क्रॉस।
ये क्या होता है? F1 पीढ़ी का अप्रभावी पैतृक से क्रॉस। अप्रभावी पैतृक से क्रॉस। अब देखो, अब यहां पर हमें क्या संयोग प्राप्त होंगे यदि हम देखें तो? देखो, कैपिटल टी, स्मॉल टी का क्रॉस कराया कैपिटल टी और कैपिटल टी से, तो यहां पर दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यहां पर क्या मिलेगा हमें? केवल एक ही प्रकार का युग्मक मिलेगा, कैपिटल टी वाला। ठीक है, दोनों एक समान बनेंगे ना, इस तरह से दोनों एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, तो हम इसको एक ही से दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो सभी पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं हमें यहाँ पर? लंबे, तो आउट क्रॉस में, ठीक है, लक्षण प्रारूप, आउट क्रॉस में लक्षण प्रारूप क्या होता है? सभी लंबे, सभी लंबे। ठीक है, और जीन प्रारूप कैसा मिल रहा है? 1:1। ठीक है, और वहीं बात करें टेस्ट क्रॉस में, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया, स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, और दूसरी तरफ एक ही प्रकार का स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लक्षण प्रारूप है वो चेंज हो जाएगा। लक्षण प्रारूप में क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1:1। ठीक है, यानी ये तो हो गई कैसे? लंबे, और अनुपात बौने। और दूसरी तरफ जीन प्रारूप की बात करें तो जीन प्रारूप भी क्या है? 1:1। तो अब देखो, आउट क्रॉस में लक्षण प्रारूप अलग है, यानी सभी लंबे हैं, और जीन प्रारूप 1:1 है। जबकि टेस्ट क्रॉस में लक्षण प्रारूप लंबे और बौने 1:1 है, और जीन प्रारूप भी 1:1 है। तो यहाँ पर जो टेस्ट क्रॉस है, तो इसमें हम बोल सकते हैं टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप व जीनोटाइप समान प्राप्त होता है, समान होता है। और कितना होता है? 1:1। ठीक है, तो ये है आपके टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे सहलंगता के बारे में। ठीक है, और मेंडल के दूसरे अन्य प्रयोगों के बारे में।